आज का हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर चर्चा की थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार गति करते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। परंतु हम जानते हैं, अगर हम क्लासिकी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार अगर कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो उसकी ऊर्जा निरंतर विकृत होती चली जाएगी। उसकी ऊर्जा का विकिरण होगा, और जब विकिरण होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति भी धीमी होती चली जाएगी, और धीमी गति होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता जाएगा और अंत में आकर के नाभिक में गिर जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमाणु स्थायी होते हैं। इसलिए एक नए मॉडल की आवश्यकता हुई, और वो बोर का परमाणु मॉडल है। तो चलिए देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल के क्या क्या अभिग्रहित हैं और क्या बोर के परमाणु मॉडल ने कहा। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो सबसे पहली बात है, वो सबसे पहली बात ये है कि जो परमाणु का नाभिक होता है, ये परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर गति करेंगे उन पाथों को हम कक्षाएं कहेंगे। तो पहली बात इन्होंने ये कही कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पाथ पर घूमते हैं, जिन्हें हम कक्षाएं कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा ये हो गई, एक कक्षा ये हो गई, एक ये रही, एक ये रही। इसी प्रकार बहुत सारी कक्षाएं इस नाभिक के चारों ओर होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका एक निश्चित कोणीय संवेग होता है और एक निश्चित ऊर्जा होती है। ऐसी कक्षाओं को हम स्थायी अवस्था कहते हैं। अगली बात इन्होंने कही, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी अवस्था में होगा, माना इलेक्ट्रॉन की ये स्थायी अवस्था है, जब इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में गति कर रहा होगा तो उससे ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होगी और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। मान लिया जाए अगर ये कक्षा स्थायी अवस्था है और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस स्थायी कक्षा में होगा तो उससे ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। इस बात को इन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी अवस्था में होता है तब इससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। अगली बात जो इन्होंने ये कही कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी अवस्था में गति कर रहा हो, स्थायी कक्षा में गति कर रहा हो, तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा वो NH/2π के बराबर होगा। कोणीय संवेग को हम mvr कहते हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का योग वेग है और r कक्षा की त्रिज्या है। अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में गति कर रहा है, इस वाली में, तो r ये होगी। अगर इसमें गति कर रहा है तो r कुछ और होगी, और इस वाली कक्षा में गति कर रहा है तो r अलग होगी। n जो है वो नाभिक से कक्षाओं का क्रम है। जो नाभिक से सबसे पहली कक्षा होगी, ये वाली जो नंबर 1 पर है, इसके लिए n बराबर 1 होगा। जो नंबर 2 पर होगी उसके लिए n बराबर 2 होगा, और जो नंबर 3 पर होगी उसके लिए n बराबर 3 होगा। जो नंबर 4 पर होगी उसके लिए n बराबर 4 होगा। n को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। h एक पिलांक नियतांक है। तो 4 बातें हमने यहाँ बोर के परमाणु मॉडल में देखी। अगली बात जो बोर के परमाणु मॉडल ने कही, प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा एक अकेले इलेक्ट्रॉन द्वारा पैदा होती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। स्पेक्ट्रमी रेखा है
और एक अकेले इलेक्ट्रॉन द्वारा पैदा हो रही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रमी रेखा हम किसे कहते हैं। ये हमारा नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अपनी कक्षा में गति कर रहा हो, माना ये इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में गति कर रहा है इस प्रकार, जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो यह अगली कक्षा में छलांग लगा लेता है अपने से अगली कक्षा में, और यहाँ 10 की पावर -8 सेकंड रुकता है और तुरंत अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। जब यह अपनी कक्षा में वापस आता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है। अगर हम इस ऊर्जा को किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारने लगें तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसलिए इस निकलने वाली ऊर्जा को स्पेक्ट्रमी रेखा कहा जाता है। ये जो उत्पन्न होगी वो एक अकेले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक रेखा उत्पन्न होगी और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 रेखाएं उत्पन्न होंगी। अगर हम इस रेखा की आवृत्ति की बात करें, अब हम इस रेखा की आवृत्ति क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये प्रकाश के रूप में तो है लेकिन ये तरंग का गुण प्रदर्शित करेगी। अगर हम इसकी आवृत्ति निकालने लगें और इनकी ऊर्जाओं का अंतर है, जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में होगा तो उसकी ऊर्जा जो होगी इस कक्षा की E1 होगी और जब इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में कूद जाएगा तो यहाँ पर जो इस कक्षा की ऊर्जा होगी वो E2 होगी। अब E2 माइनस E1 इसको बोलेंगे हम डेल्टा E। E2 माइनस E1 क्या होगा, डेल्टा E होगा। डेल्टा E जो इक्वल टू होगा वो आवृत्ति और प्लांक नियतांक के गुणनफल के बराबर होगा। ये इसको हम न्यू बोलते हैं, ये आवृत्ति है, या फिर hc न्यू बार के बराबर होगा। h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है और v बार न्यू बार जो है ये तरंग संख्या है। तो या तो जो इन ऊर्जा लेवल का अंतर होगा E2 माइनस E1 वो h न्यू के बराबर होगा या फिर hc न्यू बार के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लेक्चर सुनने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद एक बार उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखिए, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद फिर नोट्स एक बार पढ़िए। तो आपके जो डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपके आभारी होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।